हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबों का स्वागत है। हम लोग आज एनसीईआरटी सार संग्रह हिस्ट्री के दूसरे चैप्टर को देखेंगे जिसका नाम है पाषाण काल स्टोन एज। कल हम लोगों ने इसके पहले चैप्टर को देखा था जिसका नाम था ऐतिहासिक स्रोत। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं जा कर के देख लें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का दूसरा चैप्टर पाषाण काल। पाषाण काल को अंग्रेजी में स्टोन एज कहा जाता है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व तक चला। दूसरा है मध्य पाषाण काल। ये जो है 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईसा पूर्व तक चला। तीसरा है नव पाषाण काल और नव पाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक चला। आगे हम लोग देखेंगे कि पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल। ये 26 लाख से 5000 ईसा पूर्व तक चला। दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल। ये जो है 50,000 ईसा पूर्व से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व तक चला। तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल और यह जो है 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व से लेकर के 9,000 ईसा पूर्व तक चला। आगे हम लोग देखेंगे इसमें प्रश्न है कि पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। इसका उत्तर है रॉबर्ट ब्रूसफुट को। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ किया था सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ किया था। अगला प्रश्न है कि मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता था। तो मानव इतिहास का देखिए प्रारंभिक काल जो है वो कहलाता था पूरा पाषाण काल। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे। तो देखिए प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र ये पत्थर के बने होते थे। इसके लिए लोग पत्थर का इस्तेमाल करते थे जिसे स्टोन कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था। देखिए तो भारतवर्ष जो है वो जम्बू द्वीप का खंड था। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमो सेपियंस से प्रजाति रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है। तो देखिए उसे जाना जाता है पीथेकेंथ्रोपस। जो होमो सेपियंस की प्रजाति से क्या था, भिन्न था, उसे जाना जाता है पीथेकेंथ्रोपस के रूप में। अगला प्रश्न है कि भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य हथनौरा जो नर्मदा घाटी से है यहाँ पे प्राप्त हुआ था मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य। अगला प्रश्न है कि पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। आगे ला है प्रश्न जुते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ। देखिए जुते हुए खेत का साक्ष्य ये मिला है कालीबंगा से। जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। अगला प्रश्न है कि वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है। तो देखिए वृहद पाषाण स्मारक जो है इसकी पहचान की गई है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। अगला प्रश्न है कि प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। देखिए प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम अर्थात सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था। तो सर्वप्रथम मनुष्य ने जिस धातु का प्रयोग किया था वो है तांबा। तांबा का प्रयोग सबसे पहले मनुष्यों ने किया था। अगला प्रश्न है कि प्रस्तर युग के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था। तो देखिए प्रथम घरेलू पशु था कुत्ता। प्रथम घरेलू पशु कुत्ता था। अगला प्रश्न है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है। देखिए पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले। तो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो आदमगढ़ से मिले हैं। अगला प्रश्न है कि मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई। तो देखिए खाद्यान्नों खाद्य योग्य जो कृषि होता है जैसे चावल गेहूँ इनकी शुरुआत नवपाषाण काल से हुई थी। अगला प्रश्न है कि मानव द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था। तो देखिए प्रथम अनाज जिसको मानव ने अपने प्रयोग में लाया था ये है जौ। जौ को मानव ने सबसे पहले प्रयोग में लाया था। आगे है चकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है।
तो देखिए चौकलिथिक युग को ताम्रपाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है, ताम्रपाषाण युग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अगला प्रश्न है कि भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये हुआ है भीमबेटका मध्य प्रदेश से। अगला प्रश्न है कि कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने के कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए कुंभकारी मिट्टी के जो बर्तन बनाने की कला है ये नवपाषाण काल से प्राप्त हुआ है। आगे है कि पेबल उपकरण किस काल से संबंधित है? तो पेबल उपकरण का संबंध निम्न पुरापाषाण काल से है। अगला प्रश्न है कि तामवंती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है आहार संस्कृति। तामवंती के नाम से आहार संस्कृति प्रसिद्ध है। अगला है माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? तो देखिए माइक्रोलिथिक औजार जो है ये मध्यपाषाण काल से संबंधित है। माइक्रोलिथिक औजार मध्यपाषाण काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा निम्न पुरापाषाण काल से। बेलन घाटी से प्राप्त औजार निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि मानव की आकेठक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? तो पुरापाषाण काल में लोग, यहाँ आकेठक का मतलब होता है शिकार, लोग पशुओं का शिकार करते थे और खाद्य पदार्थ का संग्रहण करते थे पुरापाषाण काल में। देखिए ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। अगला प्रश्न है कि भारत के दो सर्वाधिक प्राचीनतम ज्ञात मध्यपाषाण कालीन स्थल कौन सा है? तो ये देखिए महदहा है और सराय नाहररा है। ये दो प्राचीन सर्वाधिक ज्ञात मध्यपाषाण कालीन स्थल हैं। अगला प्रश्न है कि आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ था? तो होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव जो हुआ है वो उच्च पुरापाषाण काल में हुआ है। अगला प्रश्न है कि क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर, देखिए क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जेस्पर, चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? इसका उत्तर होगा मध्य पुरापाषाण काल से प्रयुक्त होने लगा। अगला प्रश्न है कि अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? अग्नि मतलब आग। आग का प्रयोग मानव ने सर्वप्रथम नवपाषाण काल में शुरू किया था। किस काल में? नवपाषाण काल। आगे का प्रश्न है कि भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला है? तो देखिए भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण शिवालिक पहाड़ी से मिला है। अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त होते हैं? तो देखिए कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त होता है, जबकि जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त होता है। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो देखिए कपास के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अगला है कि हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए? हड्डी निर्मित उपकरण यानी हड्डी से बना हुआ औजार ये प्राप्त हुआ है सराय नाहर राय से। अगला प्रश्न है कि गौरिक मृदभांड का पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ था? गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हस्तिनापुर से हुआ था। आगे है कि सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल, जिसमें मोहनजोदड़ो है, चन्हुदरो है, सुतकांगेडोर है, हड़प्पा है तथा कोटदीजी है, ये सब वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। आगे है नवदा टोली नामक ताम्रपाषाणिक स्थल का उत्खनन HD सांकालिया ने किया था। नवदा टोली वर्तमान में मध्य प्रदेश में अवस्थित है। आगे देखते हैं हम लोग ताम्रपाषाण कालीन स्थल और राज्य और वहाँ से क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ है उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए पहला स्थल है इनाम गांव महाराष्ट्र में पड़ता है। इनाम गांव महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है और यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो हुआ है कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। दूसरा है दायमाबाद भी महाराष्ट्र में है और यहाँ से जो प्राप्त हुआ है साक्ष्य वो है कलश समाधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण। सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल दायमाबाद है।
सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल दैमाबाद है और यहाँ पे मिला है कलश समाधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखा जाता था यहाँ। तीसरा है नवदा टोली। नवदा टोली जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है। नवदा टोली महाराष्ट्र में है और इसका उत्खनन एच.डी. सांगालिया द्वारा चित्रित काले मृदभांड के प्रमाण मिले हैं। एच.डी. सांगालिया द्वारा हुआ है और यहाँ पे जो है चित्रित काले मृदभांड मतलब घड़े के प्रमाण मिले हैं जिसपे काले रंग से चित्रित हैं। चौथा जो है वो है नेवासा। नेवासा भी महाराष्ट्र में है। नेवासा महाराष्ट्र में है और पटसन का प्रथम साक्ष्य नेवासा से मिला है। साथ ही लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण भी मिले हैं। तो पटसन का प्रथम साक्ष्य नेवासा से मिला है। लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों का प्रमाण भी नेवासा से ही मिला है। अगला पांचवा जो है ये है ताम्रवती। ताम्रवती भी राजस्थान में है। ताम्रवती राजस्थान में पड़ता है और यहाँ से जो प्राप्त काले मृदभांड सफ़ेद रेखिक चित्रों से सजे रहते थे। तो यहाँ जो मृदभांड अर्थात घड़ा मिलता था वो काले रंग के होते थे लेकिन उस पर उजले रंग का रेखा चित्र बना हुआ रहता था। आगे जो नोट दिया गया है जिसमें लिखा गया है कि नवपाषाण कालीन या नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1865 ईस्वी में सर जॉन लुबाक ने किया था। तो देखिए नवपाषाण काल का जो है सबसे पहले प्रयोग 1865 ईस्वी में सर जॉन लुबाक ने किया था। आगे हम लोग देखते हैं नवपाषाण कालीन स्थल। इसमें हम लोग स्थल देखेंगे, राज्य देखेंगे। तो सबसे पहले है बुर्ज होम। बुर्ज होम कश्मीर राज्य में स्थित है। बुर्ज होम कश्मीर राज्य में स्थित है और यहाँ पे जो साक्ष्य मिला है कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे जो कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया जाता था। दूसरा है गुफकराल। गुफकराल जो है ये कश्मीर में पड़ता है। यहाँ पे कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य, साथ ही हड्डी निर्मित औजार, धूसर, मृदभांड का प्रमाण, सिलावट व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तीसरा है मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ गेहूं के दाने व जौ के 2 किस्म की खेती के प्रमाण मिले हैं। कच्ची ईंट के आयताकार मकान के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आगे है महदहा। महदहा ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। महदहा उत्तर प्रदेश में पड़ता है और यहाँ गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, धान के अलावा जौ की खेती व पशु बारा के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे है कोल्डिहवा। कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पे धान के खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य कोल्डिहवा से ही प्राप्त हुआ है। तो ये प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य धान की खेती का कहाँ मिला। तो इसका उत्तर होगा कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश। दूसरा है संगनकल्लू। ये संगनकल्लू जो है ये कर्नाटक में पड़ता है और यहाँ जो साक्ष्य मिला है राख के टीले प्राप्त हुए हैं। बेलारी जिले में अवस्थित है। संगनकल्लू से ये कर्नाटक में अवस्थित है। यहाँ राख के टीले प्राप्त हुए हैं जो बेलारी जिले में स्थित हैं। अगला जो है यह है पिकली हल। पिकली हल कर्नाटक में है और यहाँ पे राख के ढेर व निवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला है चौपानी मांडो। चौपानी मांडो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पे मधुमक्खी की छत्ते जैसी झोपड़ियाँ, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला है सारूतारा। सारूतारा ये असम में पड़ता है। यह गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियाँ व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। आगे है चिरांद। चिरांद जो है ये बिहार में पड़ता है और यहाँ पे जो हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, साथ ही साथ जो है हिरन के सींगों से निर्मित जो हड्डी के उपकरण हैं वो प्राप्त हुआ है। आगे है दाओजली। दाओजली जो है ये असम में पड़ता है और यहाँ पे कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।